दोस्तों नमस्कार। वही चौसर है, वही पासे हैं, लेकिन चौसर पलट गई। सामान्य तौर पर पासे पलटते हैं, लेकिन इस वक्त चौसर ही पलट गई है। राजनीतिक तुर्रम खान जो कल तक खुद को समझते थे, उन्हें भी समझ में नहीं आया कि जिस तेजी से भारत के भीतर हिंदू राष्ट्रवाद का तमगा लिए कल तक सियासत साधी जाती थी, आज वो मुश्किल में क्यों आ गई। यह भी समझ में नहीं आया कि इस दौर में जातीय समीकरण के आधार पर सोशल इंजीनियरिंग का जो पार्ट इस देश के भीतर जो पढ़ाया गया, वह भी बेलगाम कैसे हो गई। यह भी समझ में नहीं आया कि जिस राष्ट्रवाद, जिस नेशनलिज्म के आश्रय फर्स्ट नेशन या नेशन फर्स्ट का नारा देते हुए एक पार्टी खुद को आगे बढ़ा हुआ मानती चली गई, ये जानते समझते हुए कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी भूमिका नहीं के बराबर है, बावजूद उसने एक झटके में राष्ट्रवाद के नारे तले सब कुछ हड़पने की कोशिश इस देश के भीतर कोशिश शुरू कर दी। लेकिन बहुत सिलसिलेवार तरीके से इस राजनीतिक के महीन गलियों में अब जरा कदम रख करके एक क्षण के लिए ये सिर्फ सोचिए कि जिन बातों के जिक्र बीते 9 वर्षों से हो रहा था, अगर कोई एक झटके में उसे 6 महीने के भीतर छीन ले और एक एक करके तमाम पायदान पर वो राजनीतिक दल दूर और हाशिए पर भटकता हुआ दिखाई दे, तो उस राजनीतिक दल की स्थिति क्या होगी। तो क्या वाकई राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद कर्नाटक के चुनावी जीत और उसके बाद इंडिया शब्द जिस रूप में आत्मसात राजनीतिक तौर पे किया, उसने बीजेपी को संकट में डाल दिया, उसने आरएसएस के सामने मुश्किल खड़ी कर दी, उसने बीजेपी और आरएसएस के उस चेहरे को एक झटके में गोते लगाने पे मजबूर कर दिया। जहां एनडीए की बैठक में खुद के बारे में कहने से हटकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एनडीए के बैठक में अगुवाई करते हुए चेहरा लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी के तौर पर थे, और वो बताने में लग गए कि उनसे जो भी गलतियां हुई उन गलतियों को भूल जाइए। तो क्या ऐसी स्थिति इस तेजी से आएगी, किसी ने इसकी कल्पना की थी। हमें लगता है कि राजनीतिक गलियों से आज गुजरने की जरूरत है, जिसके दायरे में हिंदू राष्ट्रवाद आता है, जिसके दायरे में इस देश के नेशनलिज्म आता है, जिसके दायरे में इस देश में हर मुद्दा कमोवेश हर पॉलिसी को लेकर, अगर बीजेपी को लेकर अगर पाठ यही पढ़ाया कि राष्ट्रवाद यही है और एक झटके में वही राष्ट्रवाद उनकी अपनी राजनीतिक जमी को ही छीन ले, तो बचेगा क्या। शायद इसीलिए इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या एनडीए के अगुवाई करते हुए नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए हैं। उनके सारे शब्द, उनके सारे भाषण, उनके सारे तथ्य एक झटके में अपने आप को बचाने के लिए ऐसी लड़ाई लड़ रही है जहां उन्हीं की राष्ट्रवाद उन पर भारी पड़ जाए। तो आइए इस गली से गुजरते हैं। इसकी शुरुआत तो हमें लगता है नोटबंदी से कीजिए। जब नोटबंदी इस देश में लागू की गई तो प्रधानमंत्री उस भाषण को आज भी उठाकर आप देख लीजिए। नोटबंदी इस देश के लिए क्रिएट की गई थी, या एक नेशनलिज्म था जिसमें इस देश में ब्लैक मनी जो इस देश को खोखला कर रही है, इंडिया को खोखला कर रही है, उसको कहीं ना कहीं अनुकूल करना था, साधना था। जो टेररिज्म के पास पैसा जा रहा है वो इस देश के और इंडिया को किस तरीके से एक लिहाज से मुश्किल हालातों में ले जा रहा है, उसे भी साधना था, और इंडिया की जरूरत यही थी। उसके बाद याद कीजिए जब जीएसटी आया, एक देश और एक टैक्स का जिक्र हो रहा था। एक देश के भीतर कई टैक्स कैसे चल सकता है, और तब भी इंडिया का ही जिक्र था। तो इंडिया को राष्ट्रवाद से जोड़ा गया, और राष्ट्रवाद की पूजा दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करते, खुले तौर पे बीजेपी करती है, और नरेंद्र मोदी उसके अगुवा लीडर हैं। तो जीएसटी भी उसी दायरे में जाकर सिमट गया। इन दोनों परिस्थितियों के बीच आपके जहन में राफेल डील भी आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब राफेल डील को लेकर बहस चल रही थी, तो उस दौर में एक ही पार्ट सुप्रीम कोर्ट आखिरी सुनवाई, आखिरी बहस के दौरान जो सॉलिसिटर जो कहा, वो उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी के लिए, यानी इंडिया पे कोई खतरा ना हो, इसके लिए हम आपको कीमत नहीं बता सकते।
नेशनल सिक्योरिटी के एक पार्ट फिर जासूसी कांड के वक्त आया। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार ये कहने से नहीं चूकी कि हम नहीं बताएंगे कि कौन सा इक्विपमेंट, कौन सी टेक्नोलॉजी के जरिए जासूसी हो रही है या जासूसी की जा रही है या जासूसी की जरूरत सरकार को क्यों है। तो क्योंकि यह भी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, राष्ट्र से जुड़ा हुआ था, नेशन से जुड़ा हुआ था और इंडिया के ऊपर कोई खतरा ना हो, इसीलिए उस दिशा में सरकार काम कर रही है। फहरिस्त यहीं पर नहीं रुकती। याद कीजिए अडानी कांड के वक्त जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक प्रतिक्रिया नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट के भीतर मामला जरूर गया, लेकिन जब तक ये सुप्रीम कोर्ट के भीतर मामला नहीं गया था तब तक एक ही शख्स इस देश में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म और इंडियन होने पर गर्व महसूस कर रहा था। वो कोई दूसरा शख्स नहीं था, वो खुद गौतम अडानी थे, जिन पर आरोप था कि कैसे शेयर बाजार के मैनिपुलेशन के जरिए उन्होंने अपनी जो नेटवर्क थी, जो अपने पूरे के पूरे कैलकुलेशन था, उसे बढ़ा हुआ दिखाया। उसमें भी नेशनलिज्म था, उसमें भी इंडियन का आस्पेक्ट था। धारा 370 उसमें भी नेशनलिज्म का कूट था और एक देश एक विधान, यही तो नारा था और आज से 1950 से था। लेकिन पार्लियामेंट के भीतर भी तमाम फैक्ट्स को रखते हुए वक्त सरकार ने यही कहा कि राष्ट्र के हित में है, इंडिया एक ही है, एक इंडिया के भीतर दो इंडिया नहीं हो सकती। और इसी लकीर को पकड़ते हुए ध्यान दीजिए कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी उसी दायरे में आकर सिमट गया। यहाँ पर भी एक देश एक कानून का जिक्र हुआ रहा था, जिसके जरिए इस देश के भीतर में कई कानूनों के चलाया नहीं जा सकता। इस देश में इंडिया एकमात्र नेशनलिज्म की इस परिभाषा के दायरे में भारत के राजनीतिक में हिंदू राष्ट्रवाद कहीं चुपके से आरएसएस में उसकी भी एंट्री कराई और मैसेज यही दिया कि हिंदुत्व क्यों मायने रखता है। और एक झटके में गुजरात और उत्तर प्रदेश, जो पहली और दूसरी प्रयोगशाला बीजेपी की राजनीतिक तौर पे रही है, उसमें कौन सा पाठ इस जरिए पढ़ाया गया। पाठ एक ही था, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद। हिंदुत्व के आश्रय ही हिंदू राष्ट्रवाद के दायरे में कहीं ना कहीं मुस्लिम और पाकिस्तान का जिक्र भी होते चला गया और एक झटके में वो तमाम धर्मनिरपेक्षता, वो पूरे का पूरा सेक्युलरिज्म, उससे सटे हुए राजनीतिक दल जो बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को देखते थे, उनको एक झटके में नेशनलिज्म के खिलाफ खड़ा कर दिया, उनको एंटी नेशनल बना दिया। देशद्रोही के कितने मामले इस देश में एक के बाद एक 2014-15 से जो दर्ज होना शुरू हुआ, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं जागा और जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई, तब तक देश के भीतर ही उस अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने से सरकार सत्ता नहीं घबराई, नहीं कतराई। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर दो ही तो मंत्र थे और दो ही तो यंत्र थे। ये दोनों परिस्थितियों क्या थी, एक तरफ मोदी सत्ता थी, दूसरी तरफ गोदी मीडिया था। गोदी मीडिया ने जिस प्रोपेगेंडा के आश्रय नेशनलिज्म के परोसना शुरू किया, उसने इस देश के भीतर बताया कि दरअसल जो भी सवाल खड़ा करता है, जो भी मोदी सत्ता से कोई सवाल पूछता है, वो दरअसल भारत के हक में नहीं है, वो एंटी नेशनल हो सकता है, वो किसी ऐसे गुट का कहलाया जा सकता है जिसका बर्दाश्त नहीं करना पहली बार सरकार राष्ट्रवाद के जरिए इस देश में काम कर रही है और कोई सवाल कर दे। यह स्थिति भारत की राजनीति के भीतर शायद पहली बार थी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के उस दौर की समझ और राजनीति और सरोकार को अगर आप ध्यान में रखते तो पहली बार कांग्रेस ने यह पाठ पढ़ा, समझा और राहुल गांधी ने उस को बहुत निकटता से देखा और समझा इस बात को लेकर कि इस देश में अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग संस्कृति हैं, लेकिन बावजूद इसके क्या ऐसी राजनीति इस देश में कतई काम नहीं करेगी जहां नैतिक तौर पे कोई इस बात का जिक्र करे कि हम सभी तो इसी देश के नागरिक हैं, फिर उन्हें कहीं हिंदुत्व के नाम पे, कहीं हिंदू राष्ट्र के बाद के नाम पे, कहीं नेशनलिज्म के नाम पे, तो उनके सवालों का जवाब देने के बदले उन्हीं पर सवाल कर उन्हीं को कटघरे में खड़ा क्यों किया जा रहा है। उस शायद राजनीतिक का ये पार्ट
इस दौर में उस रियल पॉलिटिक्स के काउंटर में आकर खड़ी हो गई, जिस रियल पॉलिटिक्स के भीतर जोड़ तोड़ थी। वो वोटों के समीकरण थे, मुद्दों के आश्रय अपने अनुकूल परिस्थिति बनाने की सोच थी। और ध्यान दीजिए, इस झटके में पहला बड़ा झटका हिंदुत्व के आश्रय कर्नाटक में उस वक्त लगा जब बजरंग दल पर प्रतिबंध का ऐलान किया गया और बीजेपी और आरएसएस ने पूरे देश में डुगडुगी बजा दी कि पूरे ये बजरंग बली के खिलाफ है। हिंदुत्व की राजनीतिक परिभाषा को गढ़ते हुए लगातार वोट को अपने अनुकूल करने का हुनर आरएसएस के पास और बीजेपी के फायदा इससे हटके आपको दिखाई भी नहीं देगा। तमाम जगहों पर यह पाठ बार बार पढ़ा गया, लेकिन जब कर्नाटक ने इस बीजेपी को हार दे, उस चेहरे को हार दे दी जिस चेहरे के आश्रय बीजेपी अपने आप को हमेशा जीतती हुई महसूस करती थी, और आरएसएस को लगता था कि दरअसल उसके भीतर के जो विचार हैं, उसके विचार के जो धारा हैं, उसको अगर कोई गवर्नेंस के जरिए मोदी सत्ता इस देश में धीरे धीरे सही लागू कर रही है तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जनता के सामने ये बड़ा सवाल था कि क्या वाकई इस देश की यही संस्कृति है, यही देश की समझ है, यही देश का संविधान है, क्या इंडिया का मतलब यही है। और ये सवाल जो शुरू हुआ कर्नाटक के राजनीतिक हार के बाद, इंडिया शब्द ने एक झटके के भीतर उस तमाम राजनीतिक सत्ता की चूल्हे हिलाने शुरू कर दी और उस गोदी मीडिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब वो किस भाषा में और किस तरीके से उन सवालों पर जवाब नहीं मांगेगा जो सवाल इंडिया कर रहा है। और शायद इसीलिए ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा एग्रेसिव रहने वाले असम के मुख्यमंत्री ने एक झटके में इंडिया शब्द हटा दिया और भारत, और उसके बाद बीजेपी के भीतर और सोशल मीडिया और आईटी सेल बीजेपी का, उसमें भी सवाल खड़ा किया कि इंडिया तो अंग्रेजों की देन है, हम तो हिंदुस्तान हैं। ये भूल गए कि हिंदुस्तान भी पहली बार मुगलिया सल्तनत ने दिया था। फिर भी लड़ाई भारत की होनी चाहिए, ये शब्द भी उभर कर आने लगे। लेकिन कल जब एनडीए की बैठक हुई और उस बैठक के आखिर में प्रधानमंत्री का जो भाषण चला, उस भाषण के एक एक लफ्ज को सुनिए और पढ़िए, क्योंकि उसमें एक गुहार लगाई जा रही है कि हम सही हैं, हमारे अनुकूल आप लोग खड़े रहिए, हम ही को वोट दीजिए और हम ही को तीसरी बार जिता डालिए। और हर किसी को मेहनत मशक्कत करनी है, हर किसी को, चाहे वो राजनीतिक दल अभी भी रिकॉग्नाइज क्यों ना हो, लेकिन हर किसी को करना है। और जातीय समीकरण के आश्रय बीजेपी के भीतर 17 नेता ऐसे हैं जो सिर्फ जातीय राजनीति के आधार पर बड़े हुए और उनकी राजनीतिक साधने की कला वही थी और वो एनडीए में शामिल हो गए। दूसरी तरफ इंडिया के भीतर ऐसे 7 नेता हैं जिनकी जातीय राजनीति के जरिए पहचान है। क्या दोगुने से ज्यादा परिस्थिति जीते हुए बीजेपी के जातीय राजनीति पर हुई? ठोस तरीके से तर्क दे सकती है? नहीं दे सकती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारे साथ जातिगत समीकरण एक एक सीट से जुड़ जाए, वो निषाद हो या राजभर, वो चाहे मांझी हो चाहे वीआईपी पार्टी कोई हो, किसी भी रूप में हो, हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए। इसके ठीक समानांतर जब करप्शन का सवाल आया, वह मुद्दा भी हाथ से निकल गया। यानी एक झटके में 4 मुद्दे ऐसे थे जिसको पाना ताना बाना बुनकर बीते 9 वर्ष से एक इस देश में 4 पाई बनाई गई और उस 4 पाई पर लेटकर मजा लिया गया। वो 4 ताने बाने हिंदुत्व का राग था, वो राष्ट्रवाद नेशनलिज्म के धुन थी, उसमें जातीयकरण समीकरण के आधार पर इस देश को बांटने की कला थी। और इन परिस्थितियों के आश्रय एक जिक्र करप्शन का था और सामने वाले को भ्रष्ट बताते हुए खुद को पाक साफ बताने की सोच थी। और उसके लिए हथियार तैयार किए गए इस देश के भीतर में जांच एजेंसी, जिसमें ईडी कहिए, जिसे सीबीआई कहिए, उसके जरिए चीजों को क्रिएट किया गया। लेकिन एक झटके में कर्नाटक के दौर में हिंदुत्व का राग और इंडियन शब्द आने के साथ राष्ट्रवाद का परिस्थिति जब धराशायी हुई है, तब इस देश की राजनीतिक मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री एक झटके में बीजेपी को डराने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी को भी डराने लगे, क्योंकि वो जानते हैं जिस हिडेनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद
अडानी ये कहने को मजबूर हो गए थे कि मैं राष्ट्रवादी, मैंने इस देश को काम किया। हालांकि ये सवाल बार बार इस देश के भीतर उठता है और हम लोगों ने भी किया, क्या इस देश के भीतर वो कॉरपोरेट बतला दे कि उनका कौन सा प्रोडक्ट इस देश की जनता के लिए लाभदायक है। किसी एक प्रोडक्ट का नाम बता दे, क्योंकि इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बंटाधार इस देश की आर्थिक नीतियों के जरिए हुआ है। और नेटवर्क का बढ़ने का मतलब यह था कि सरकार द्वारा कौड़ियों का मोल, इस देश की संपत्ति का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, यही नेटवर्क और यही कैलकुलेशन और यही मैनिपुलेशन इस दौर में चलता रहा है इस देश के भीतर, जो नजर आता है शेयर बाजार के जरिए। लेकिन राजनीतिक तौर पे जब ये हथियार के तौर पर जब कांग्रेस ने बनाया और उठाया, तब ये सवाल उठकर खड़ा होता है कि ये बीजेपी इस रास्ते कितना इस लंबे रास्ते को चल सकता है। तो सवाल 1 2 3 झटके में जब भारत जोड़ो यात्रा ने जवाब दिया, जब भेदभाव उस बहुसंख्यक लोगों को, जब उस यात्रा ने हिंसक राष्ट्रवाद का याद दिला, जब यात्रा ने सेक्युलरिज्म का, पार्टियां हैं जो धर्मनिरपेक्ष दल है उनको राष्ट्रवाद के फ्रेमवर्क से कैसे बीजेपी और आरएसएस ने बाहर कर दिया, जबकि आरएसएस का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। इसीलिए पहली बार नेशन फर्स्ट का नारा देने वाला पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी अब फंस गई। जब इंडियन नाम दिया जा रहा था तो उस बैठक में इस बात का भी जिक्र था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, इसके नेताओं के जो जिसके दादा फोर फादर्स रहे होंगे, उन्होंने इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय आंदोलन के बाद इस देश को आजादी मिली। ये देश इंडिया के तौर पे खड़ा हुआ, तो क्यों नहीं अब इंडिया की लड़ाई और इंडिया को बचाने की लड़ाई लड़ी जाए, जिससे इस मैसेज में कोई ना फंसे कि लड़ाई सत्ता हथियाने की है, ये यानी भारत यानी इंडिया को बचाने की लड़ाई है। यहीं से कुछ मैथमेटिक्स के तौर पे कुछ बातें जब आप समझना शुरू करेंगे तो इस पे खुले तौर पे समझिए कि अगर आप ओल्ड एनडीए देखें, उसमें 3 पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र आज जरूरी है। एक जनता दल यूनाइटेड, एक शिवसेना और एक अकाली दल। इन तीनों ने कुल मिलाकर 2019 में 36 सीटें जीती। इन तीनों के पास जो वोट बैंक था, जो उनको जो वोट मिला वो 4.16% था। ये तीनों इस देश दौर में बीजेपी से दौर हो गया। तीनों के आरोप यही रहे कि बीजेपी उन्हें खत्म करना चाहती है उनकी अपनी राजनीतिक जमीन पर, और उसके बाद जिन राजनीतिक दलों की एंट्री होती चली गई उसमें कोई नाम आप ले सकते हैं। एकनाथ शिंदे का नाम ले, अजीत पवार का लीजिए, अपना दल का लीजिए, निषाद का लीजिए, सुहेल देव भारती का लीजिए, भारतीय समाज पार्टी का, एलजेपी का लीजिए, हम का लीजिए, वीआईपी का लीजिए, आरएलजेपी का लीजिए, असम से असम गण परिषद का लीजिए, हरियाणा से हरियाणा लीजिए, झारखंड से झारखंड के स्टूडेंट यूनियन का लीजिए, तमिलनाडु से ले लीजिए पीएमके का और तमिल मनीला कांग्रेस का, किसी का भी नाम जोड़ते चले जाइए। इन सभी के वोट बैंक जो हैं वह 1.25% तक ही आ पाते हैं और इन 3 राजनीतिक दलों के 4.16 के एक झटके में 3% वोट कम हो गए। बीजेपी बौखला गई। राजनीतिक तौर पर वह एक एक वोट की दिशा में बढ़ने की स्थिति में आ गई। जो इंडिया है, जो खास तौर पर 3 राज्यों में, उन 3 राज्यों के भीतर 130 जो सही मायने में इंडिया का हिस्सा है, जो सही मायने में आपको बिहार में दिखाई देगा, जिसमें एनडीए के पास बिहार में 24.5% वोट और इंडिया के पास 44.87% वोट। बंगाल के भीतर एनडीए के पास 41% 41% वोट और इंडिया के पास 55% से ज्यादा वोट, जिसमें टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस को तीनों को जाते। और तीसरा स्टेट है महाराष्ट्र का। यहाँ पे एनडीए के पास 37.4% वोट, जिसमें अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच उस वोट को शामिल कर लिया गया जो आप सकाल के सर्वे के जरिए निकल कर आया। 37.4% वोट एनडीए के हाथ में है महाराष्ट्र में और इंडिया के पास 46.7% है। मैसेज बहुत साफ है। मैथमेटिक्स के हिसाब से एक भी सीट बीजेपी इन तीनों राज्यों में जीत नहीं सकती, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से इन तीनों राज्यों को मिलाकर बीजेपी अपने तौर पे 25 से सीट ज्यादा नहीं जीत सकती। मामला फंस गया है। एक झटके में 303 से नीचे आकर राजनीतिक शुरू हो गई, जहां पर आपके पास 250 सीट। आप इस देश के भीतर कर्नाटक में जाइए, आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे,
या फिर अब जहां पर सीधा सामना बीजेपी और कांग्रेस का, जहां इंडिया नहीं है, कि आप कल्पना कर सकते हैं 162 सीट यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, तेलंगाना, असम, हरियाणा और उड़ीसा, यहाँ पर 162 सीटों में से बीजेपी ने 126 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के पास महज 10 सीटें थी। लेकिन जब आप राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का काट छीन लेते हैं, जातीय समीकरण में सेंध लगा देते हैं, करप्शन मोहर आप ही के छाती पे तमगे के तौर पे मौजूद नजर आती है, तो ये जो 126 सीटें नजर आती है वो एक झटके में 50 से नीचे आती हुई बीजेपी को दिखाई देती है। एक झटके में 303 से 250, 250 से 250, 200 से नीचे आकर परिस्थिति खड़ी हो जाती है। तो कि वाकई मुश्किल भरी परिस्थिति, और जिस चाणक्य की राजनीति को 2014 और 2019 में साधा गया, उनकी पूरी चौसर की हुई राहुल गांधी ने पूरे एक झटके में पलट दिया और कोई समझ नहीं पाया। और मुश्किल हालात उस मोदी के सामने और उस गोदी के सामने भी, दोनों के सामने एक झटके में आ जाएगा, एक बहस महज एनडीए के भाषण में। दूसरी तरफ टेलीविजन स्क्रीन पे आप देखेंगे इंडिया शब्द को लेकर, जो कि इस बात का घोतक है कि जब आपके पास राजनीतिक के ईमानदारी की न हो और आप तिक्रमों के आश्रय मुद्दों को बना रहे हो, खड़ा कर रहे हो, तो जब तक उसकी उम्र होगी तब तक तो चलते चले जाएगा। लेकिन उसके बाद जब चीजें धाराशाही होगी तो आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा। इसीलिए आखिर में दो बातें बहुत साफ तौर पे इस वक्त बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, वह मुद्दा है एनडीए और 38 राजनीतिक दलों का होना। इस बात का एलानिया तौर पे कहना कि देखिए हम इतनी फैली हुई पार्टी हैं। दूसरा मुद्दा उसके पास है प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, कद, लोकप्रियता, और जिस अंदाज में वो भाषण दे रहे थे, यहां तक कह गए कि दुनिया के तमाम देशों में देखिए हमको निमंत्रण भेजा जाता है और जब कोई सरकार जा रही होती है तो उसकी दुनिया के दूसरे देश उसे नहीं बुलाते। ऐसी स्थिति तो मनमोहन सिंह के साथ भी नहीं आई थी। 2012-13 में कांग्रेस डगमगाई हुई थी, लेकिन मनमोहन सिंह का अंतर्राष्ट्रीय तौर पे पूछा जा रहा था सवाल दुनिया की किसी भी देश के लिए, उस देश का बाजार है, वो पूंजी है, वहां का नेता नहीं है। और नेता को इसीलिए बताया और बुलाया जाता है कि वही तो उस देश को उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन तर्क देने की स्थिति इस हद तक आ जाएगी और घबराहट इस हद तक होगी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, जो कि एक झटके में उभर कर सामने आया। तो पहला डर सत्ता के सामने मंडराने लगा है। दूसरी परिस्थिति इस देश के लिए है जहां पर सरोकार, मोहब्बत और आपस में जोड़ना और भारत की संस्कृति को सहेज कर आगे बढ़ने की स्थिति में इस देश की राजनीति क्या इंडिया के जरिए पनप पाएगी? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि जब राजनीतिक इस दिशा में जा रही है और चौसर को पलट दिया गया है, तो चुनाव जनता के कथा और राजनीतिक जनता की होगी। दबाव जनता का होता है, फैसला जनता का होता है। तो इंतजार भी आपको उस जनता का करना है कि आप उसके अनुकूल मोदी सत्ता की राजनीति चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, या फिर लाल किले के प्राचीर से कहीं हम आखिरी भाषण प्रधानमंत्री का सुनेंगे तो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।